एक वीडियो बनाई जाए नई शिक्षा नीति क्या है, किस तरह से आने वाले समय में भारत की शिक्षा और की दिशा और दशा को निर्धारित करेगी ये नीति। इसलिए ये वीडियो बनाने का हमने सोचा और इस पर काफ़ी डिटेल स्टडी की है। आपको समझ में आएगा कि क्या है शिक्षा नीति और क्यों इसकी ज़रूरत थी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हम शुरू करते हैं आज नई शिक्षा नीति। इसको 2019 में पेश किया गया था। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरीरंगन हैं, जो कि इसरो के भूतपूर्व चीफ रहे हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में मोदी सरकार ने जून 2017 में एक समिति का गठन किया था। जून 2017 में एक समिति गठन किया था। इसी समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप आकलित करके और एक नई शिक्षा नीति पे रिकमेंडेशंस दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1992 में। उसके बाद से लगभग 28-29 साल हो गए, कोई ऐसी शिक्षा नीति नहीं आई थी। इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि 21वीं सदी में पता है, ये बदलती हुई दुनिया है जिसमें हाई इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बातें हो रही हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बातें हो रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस गवर्नमेंट ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया है और के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। उसके बाद इस समिति ने रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, इस समिति ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो मई 2019 में, यानी कि लगभग 2 साल स्टडी किया इस समिति ने, काफ़ी कड़ी मेहनत की है। उसके बाद एक ओवरऑल ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस दिया है। अगर इसको लागू किया जाएगा तो भारतीय शिक्षा की दिशा ज़रूर बदलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आपको ध्यान रखना कि कस्तूरीरंगन एक मामले में और चर्चित हैं कि कस्तूरीरंगन पश्चिमी घाट जो भूभाग है भारत का, ठीक है, भारत के पश्चिमी हिस्सा जो पश्चिमी घाट है उसके इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम के स्टडी के लिए भी इनको एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था, जो काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब हम शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति की फीचर्स क्या क्या है। पहले इसकी फीचर्स में सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य जो है प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा का सुधार है, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कह लीजिए आप, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मैंने कक्षा 1 में दाखिला लेने से पहले से शुरू होगी और उच्च स्तरीय शिक्षा तक जाएगी। ये इस पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसने रिकमेंडेशन किया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा तक के सुधार की बात की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्यतः 5 आधारभूत पिलर्स हैं या संरचनाएं हैं, जिसका मुख्य फोकस जो है क्षमता निर्माण और गुणवत्ता परक शिक्षा का वातावरण तैयार करना है। ठीक है, अब 5 आधारभूत पिलर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग या अधिगम है। लर्निंग मतलब बच्चे को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको समझ में आने चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, लर्निंग। दूसरा है न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली। इसका मतलब किसी भी वर्ग को इससे वंचित न किया जाए, ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें सभी वर्ग शिक्षा से लाभान्वित हों। तीसरा हो अफोर्डेबल एजुकेशन या वहनीय शिक्षा। शिक्षा सिर्फ अनिवार्य होना आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ वो सस्ती भी होनी चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग को आसानी से सुलभ हो सके और उसके खर्चे को कोई भी समाज का तबका का कोई भी वर्ग हो उसको वहन कर सके। ये तीसरा पिलर है। चौथा पिलर है जवाबदेही एवं पूर्ण शैक्षिक वातावरण। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आ रहा है, बच्चे के परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय होगी। ये चौथा इसका पिलर्स है। और 5वें पिलर है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। क्वालिटी एजुकेशन की बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें भी कहा गया है कि बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जाएगी। इसलिए इसमें गुणवत्ता परक शिक्षा की भी बात की गई है। तो ये हमारे थे 5 पिलर्स हमने देखे। अब पूरी शिक्षा नीति को समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, उसका जो देखेंगे वो है प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से सुधार के रिकमेंडेशंस किए गए हैं। ये प्राथमिक शिक्षा इसलिए बुनियादी शिक्षा है कि शुरुआत बच्चे की यहीं से होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में जो सबसे बड़ा वो है
रिकमेंडेशन किया गया है 3 से 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, ये तो सबसे पहला है, अभी हम और आगे इसको बताएंगे। देखिए अभी तक क्या था, आप पता है कि आपको 21 में अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में ये वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 मतलब 6 से पहले न तो 14 के बाद की बात की गई है। इसमें क्या है, इस शिक्षा नीति में रिकमेंड किया गया है 3 से 6 यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भी बात की गई है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम ये शिक्षा नीति आपको बता रहे हैं, जो कैबिनेट का अप्रूवल कल मिला है, ये सारी वही चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा जो परिवर्तन हुआ है उसको हम लास्ट में बताएंगे कि नई चीज़ें कौन सी जोड़ी गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम रिकमेंडेशंस जो कस्तूरी रंगन समिति ने दी है उसी के बारे में बताएंगे, और ये सारी चीज़ें कैबिनेट ने कल अप्रूव की हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कैबिनेट ने जो अप्रूव किया उसको नहीं बता रहे हैं। कस्तूरी रंगन की जो समिति की रिकमेंडेशंस है उसी को एक्सेप्ट किया गया है, और जो नई चीज़ें हैं उसको हम लास्ट में बता देंगे। तो पहला प्राथमिक शिक्षा में सुधार से शुरू किया हम लोग। तो सबसे पहले हम देखें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य करने का रिकमेंडेशंस किया गया है। ठीक है, इसमें जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, या पूर्व बाल देखभाल शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, पूर्व चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, यानी कि जो कक्षा 1 से पहले की जो स्थिति है उसके बारे में बात की गई है। इस प्रणाली में 3 वर्ष तक की उम्र के पहले के बच्चे एवं माँ दोनों पर विशेष ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है, जो 3 से 6 वाला हम बताए हैं कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये वाला, उसमें ये भी शामिल है कि जो बच्चे की माँ होगी 3 साल तक, 3 वर्ष के उम्र तक बच्चे की माँ और बच्चे दोनों का एक साथ ध्यान रखा जाएगा। और इस शिक्षा में जो मूल उद्देश्य होगा और फोकस होगा वो होगा बच्चे को खेल कूद, ध्वनि, संगीत, स्पर्श शिक्षा, ठीक है, इंद्रिय द्वारा ज्ञानेंद्रियों के क्रियाशीलता के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराई जाएगी। ठीक है, संगीत सिखाया जाएगा। स्पर्श शिक्षा मतलब स्पर्श ज्ञान होता है ना, कौन कैसे, आजकल तो पता ही है कि आपको बहुत सारे एब्यूजेस चल रहा है सोसाइटी में, तो उसको बताया जाएगा कि कौन सा टच अच्छा होता है, कौन सा टच बुरा होता है, किसको आपको अपने माता पिता को बताना है। मतलब एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट और जो एब्यूजेस होते हैं उसको भी दूर करने की कोशिश इस शिक्षा के माध्यम से की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक के उम्र के बच्चे और माँ दोनों पर विशेष ध्यान, जिसमें खेलकूद, ध्वनि, संगीत, स्पर्श शिक्षा द्वारा ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता पर विकास पर रिकमेंडेशंस किया गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा रिकमेंडेशंस जो इम्पोर्टेंट है, इसको काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हम अच्छे से सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए, बदलती दुनिया में शिक्षा में परिवर्तन होना ज़रूरी है। ठीक है, शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के ज्ञान और सामाजिक भावनात्मक विकास को, यानी कि बच्चे की जो समझ है, ज्ञान है, उसको सामाजिक भावनात्मक यानी इमोशनल, ठीक है, सोशल और इमोटिव बोलते हैं इसको, को विकास को उम्र के आधार पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। यानी कि जो भावनात्मक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास, बच्चा समाज में किस तरह से बिहेव करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के उम्र के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को निम्न चरणों में बांटा गया है। ठीक है, वो चरण कौन कौन से अभी हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में इसको लोकप्रिय भाषा में 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता है। हम इसको समझेंगे कि यह 5-3-3-4 क्या क्या है, आगे समझेंगे। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं अब कि उम्र के आधार पर जो 4 तरीके का वर्णन किया गया है प्राथमिक शिक्षा को, उसको क्या है उसमें मेन प्रावधान। सबसे पहला जो हम देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को, ठीक है, दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 और 2 भी शामिल है। समझ में आया? यानी कि बच्चा 6 से 8 है, मतलब 6 से पहले जो अवस्था है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। हम आपको बताएं उसके बारे में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसके बारे में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है और ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। लेकिन 6 से 8 अब प्राथमिक शिक्षा शुरू हो चुकी है, तो 6 से 8 पहला प्रावधान हम देखेंगे। 6 से 8 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को पहली शिक्षा दी जाएगी। इसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चे शामिल हैं, और ये कुल कितनी हो गई, 5 वर्ष है। देखिए यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा टोटल 3 से 6 यानी 3 साल, और ये प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 8 वर्ष तक है, और कक्षा 1 से 2 शामिल है इसमें, तो ये 3 से 6 टोटल, और ये 6 से 8 कितना हो गया टोटल 5 वर्ष। तो वो फार्मूला जो हम बताए हैं आपको,
ये 553 वाला, तो 5 वाला हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों को शामिल किया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। और 6 से 8 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको कक्षा 1 और 2 के लिए लिया जाएगा। अब प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक चरण की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट, प्राथमिक चरण की बात करेंगे। तीसरा क्या प्रावधान है? प्राथमिक चरण की शिक्षा जो है वर्ष 8 वर्ष से 11 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए है। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ देखा आपने 6 से 8, या यहाँ देखें 3 से 6, फिर 6 से 8, अब 8 से 11, यानी कि 3 वाला फार्मूला। देखिए 8 से 11 3 वर्ष हुआ, तो 8 से 11 वर्ष तक उम्र के बच्चों के लिए कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा होगी, जिसमें कुल 3 वर्ष शामिल हैं। हमारा दूसरा कंडीशन पूरा हुआ। देखिए ये वाला, ठीक, ये 5 हो चुका, अब 3 वाला पूरा हो गया है। 533 वाला फार्मूला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 वाला हमने देख लिया है, ये 3 वाला देख रहे हैं, ठीक। तो प्राथमिक चरण जो होगा 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 3 से 5 तक होगा, ये कुल 3 वर्ष की शिक्षा होगी। अगले पे बढ़ते हैं। तीसरा चरण की जो शिक्षा होगी उसको मध्य चरण कहते हैं। मध्य चरण की शिक्षा होगी। मध्य चरण में 11 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा है। इसके पहले हम 8 से 11 देख चुके हैं, फिर 3 वाला फार्मूला 5 3 3 4 है ना, तो 5 देख चुके, 3 देख चुके, फिर 3 देख रहे हैं। तीसरे चरण या मध्य चरण में 3 वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान देना है वो यह है कि इस चरण में हफ्ते में एक दिन एक ऐसा पीरियड निर्धारित किया जाएगा जिसमें बच्चे को किसी गंभीर मुद्दे से अवगत कराया जाए। जैसे लिंग आधारित कोई मुद्दा हो गया, पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य से, स्वच्छता आदि से संबंधित कोई मुद्दा होगा, उससे बच्चों को अवगत कराया जाएगा। और इसका जो पीरियड होगा वो हफ्ते में किसी एक दिन निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चौथा चरण या माध्यमिक चरण इसको बोलते हैं। यहाँ से बच्चा 10+2 में आ जाएगा, 10+2 में आएगा, ठीक है। चौथे चरण में देखिए, इसको माध्यमिक चरण भी बोलते हैं। ये चरण 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक। इसके पहले हम देख चुके हैं, ये देखिए 11 से 14 वर्ष। अब 14 वर्ष के आगे बढ़ेंगे तो चौथा चरण या माध्यमिक चरण है। इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। और ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की शिक्षा है, कुल 4 वर्ष की शिक्षा है। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट 5 3 3 4 वाला ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। ये वाला इसी को हम आपको कंफर्म करना चाह रहे थे। 5 3 3 4 का फार्मूला है चौथे चरण में। चौथा चरण या माध्यमिक चरण होगा, ठीक है। तो चौथा चरण देख रहे थे हम लोग। इस चरण में बताया है हमको 4 से लेकर के 18 वर्ष तक उम्र के बच्चे होंगे, इसमें कक्षा 9 से 12 शामिल होगा। इसकी क्या विशेषता होगी? इस अवधि में किसी एक दिन ऐसा पीरियड निर्धारित किया जाएगा जिसमें करंट अफेयर्स या समसामयिक मुद्दों पर कक्षा के आयोजन किया जाएगा और बच्चों को उस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा जो था ये फार्मूला था 5 3 3 4 वाला, उसको समझ चुके हैं। अन्य रिकमेंडेशंस प्राइमरी स्कूल पे देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा पे प्री प्राइमरी से लेकर के, ठीक है, कम से कम 5वीं कक्षा तक, यदि हो सके तो 8वीं कक्षा तक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। यानी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, उसको किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाएगा कि आप इंग्लिश में पढ़िए या किसी अन्य माध्यम में। मातृभाषा में शिक्षा पढ़ाई की जाए, इसका रिकमेंडेशंस किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं 3 से 8 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए एक लचीली, बहुमुखी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित। देखिए ये सब शिक्षण की मेथड हैं। शिक्षण की विधियां जब आप पढ़ते हैं बीएड में या शिक्षक से जो पूछेंगे, जो बीएड किया हुआ आपको बताएगा ये कौन कौन से तरीके होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है प्लेवे सिस्टम, ठीक है, एक्टिविटी आधारित और रिसर्च आधारित, खोज आधारित। बच्चों को खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, कोई एक्टिविटी दी जाएगी, बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, या खेल के माध्यम से कुछ एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी। ये बच्चों के लिए है, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सिफारिश की गई है, कहा गया है कि एनसीईआरटी ECCE यानी कि प्राथमिक बाल अवस्था एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक उत्कृष्ट कार्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा तैयार करे। ये आयोग ने रिकमेंड किया है कि एनसीईआरटी ये जिम्मेदारी ले कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके कार्यक्रम और शैक्षिक ढांचा को तैयार करे,
ठीक है। तो आयोग कैबिनेट ने ये भी अप्रूव कर दिया है कि एनसीईआरटी जल्दी ही इस पे काम करेगी, ठीक है, और एक ऐसा कार्यक्रम बनाएगी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2025 तक 5वीं तक के सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं जो कक्षा 5 तक पढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्जित करें। आप देखते होंगे अक्सर वीडियो वायरल होता है कि बच्चों से कुछ पूछा जाता है, बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे का छोड़ो, सोचिए शिक्षक को ही अगर कुछ पूछ दिया जाता है तो शिक्षक बता ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस कमी को दूर करने के लिए फोकस किया गया है कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है कम से कम उस क्लास के स्तर तक की संख्या ज्ञान अर्जित करे, बुनियादी साक्षरता उसको आनी चाहिए। कक्षा 5 का व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसको गुणा भाग जोड़ भिन्न ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाएगा, 2025 तक इसको हासिल किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण संशोधन और किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी पूछ देगा ये कभी आपको, कहीं पे कोई एग्जाम या कोई पूछ सकता है आपको। 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का रिकमेंडेशन इस आयोग ने किया है, जिसको कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है। 3 से 18 वर्ष। आप देखे होंगे कि हमारे मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 21(1) के तहत इसका वर्णन किया गया है, वो क्या है? 6 से 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए ही है। मतलब हायर सेकेंडरी और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की इसमें बात ही नहीं की गई है। लेकिन इस समिति ने यह रिकमेंडेशंस किया है कि सरकार के पास अब यह क्षमता आ गई है कि वह 3 से लेकर 18 वर्ष तक, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक की जिम्मेदारी ले और निःशुल्क दे और कंपलसरी एजुकेशन, और इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अनिवार्य कर दिए, निःशुल्क कर दिए तो बस ऐसे ही चल रहा है। इसमें क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है। ये रिकमेंडेशन किया गया है और ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आर्थिक शिक्षा जगत में एक परिवर्तन तो आएगा ही, साथ में सरकार अपने आर्थिक जो खर्चे करती है उसमें भी वृद्धि करेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। तो सरकार की ये मंशा है, इसीलिए उसने इस क्लॉज को एक्सेप्ट किया है। ये महत्वपूर्ण था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अब हम आते हैं प्राथमिक शिक्षा को छोड़ करके उच्च शिक्षा पर। देखिए, आयोग ने, जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, उसने माना है कि उच्च शिक्षा ही देश की क्या होती है? बुनियाद होती है। उच्च शिक्षा जितनी अच्छी होगी उससे देश की विकास और गति और तेज होती है। तो इसने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा के नियमन के लिए रेगुलेशंस ऑफ हायर एजुकेशन, उसके रेगुलेशन के लिए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण, देखिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद एक्चुअली, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाए, ठीक, जिसको कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है। यह संस्था जो होगी वह शिक्षण संस्थाओं को प्रमाणन देगी, सर्टिफिकेशन देगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उसको क्या करेगी? प्रमाणन देगी, सर्टिफिकेट देगी। इसका गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये कहा गया है, आयोग समिति ने ये कहा कि यूजीसी को ख़त्म कीजिए और यूजीसी की जगह हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन या HEGC का गठन कीजिए। हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन गठन कीजिए और इसकी भूमिका संस्थाओं के फंडिंग तक सीमित कीजिए। अभी क्या है, यूजीसी के डबल काम है, एक तो फंडिंग करती ही है, फंडिंग के साथ साथ ये उनका रेगुलेशन भी करती है। समय समय पर आप देखते होंगे कि यूजीसी ने ये रेगुलेशन दिया, रेगुलेशन ने ये रूलिंग की। तो ये कहा है कि यूजीसी को समाप्त कर दीजिए, इसको दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए और सिर्फ इसकी भूमिका फंडिंग तक सीमित रखिए। ये महत्वपूर्ण है, इसको आयोग ने रिकमेंड किया, जिसको कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, ठीक है। इसके अलावा ये ओवरऑल हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 3 तरह के संस्थानों की स्थापना की बात करता है। पहला है रिसर्च विश्वविद्यालय, दूसरा टीचिंग विश्वविद्यालय और तीसरा कॉलेज, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिसमें तरह तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिए। दूसरा है कि जो टीचिंग विश्वविद्यालय हैं, मतलब जो टीचर्स के एजुकेशंस को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। और तीसरा कहा कि कॉलेज जैसे रिनाउंड कॉलेज हैं उनकी भी स्थापना की जानी चाहिए, सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, यानी कि कॉलेजेस की स्थापना, टीचर विश्वविद्यालय की स्थापना और रिसर्च विश्वविद्यालय की स्थापना की बात इस आयोग ने की है। आयोग ने एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया जिसको कैबिनेट ने कल अप्रूव किया है, वह है आयोग एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात करता है, जिसका कार्य क्या होगा? फंडिंग, मेंटरिंग और क्षमता निर्माण। ये भी फंडिंग करेगा, मेंटरिंग करेगा, अगर कोई समस्या है किसी को तो मेंटरिंग भी करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगा, ठीक है। यानी कि रिसर्च के माध्यम से ये फाउंडेशन होगा
मेंटरिंग करेगा, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और आवश्यकता पड़ी तो फंडिंग की भी प्रबंध करेगा। ये हमने देखा उच्च शिक्षा के प्रावधान में महत्वपूर्ण प्रावधान था ये। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। इसमें शिक्षा संबंधी शासन को, यानी कि जो गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन होगा उसको सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये आपको ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये देखिए NECI इसको कहा जा रहा है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किया जाएगा। जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है ये। इसके अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री और इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वाइस चेयरमैन वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे, ये आपको ध्यान देना है। इस आयोग का जो प्रमुख कार्य होगा राष्ट्रीय स्तर के सभी शिक्षा निकाय यथा क्या है NHERA, जिसके बारे में बताया था, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA के बारे में भी आपको बताया ऊपर, जो नियम सर्टिफिकेशन करेगी उसका, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, NFRA नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथॉरिटी, NAC पता है एक्रेडिटेशन देती है, प्रमाणन देती है, ठीक है, NCERT आदि जितने भी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन से संबंधित हैं, हायर से लेकर के प्राथमिक विद्यालय तक सबकी सब क्या करेंगी, इसको रिपोर्ट करेंगी, किसको, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेकी को रिपोर्ट करेंगे, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ये आपको ध्यान देना है। नेकी काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है, इसको सारे शिक्षा संस्थान आयोग रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस रखा गया है। इसमें कहा गया है कि लीगल यानी बार काउंसिल और तकनीकी शिक्षा यानी AICTE यानी कि जो BTech इंजीनियरिंग है तकनीकी शिक्षा वाले हैं उनका, और लीगल एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये बाध्यता नहीं रहेगी कि वो नेकी को रिपोर्ट करें, इनका अपना स्वायत्त तरीके से काम चलता रहेगा। ये आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका जो प्रमुख काम होगा नेकी का, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सभी प्रकार के शैक्षिक पहलुओं, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चलने वाले प्रयासों, यानी शिक्षा के देश में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच में चलने वाले सभी प्रयासों के बीच कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तालमेल बैठाएगा, ताकि पूरे राष्ट्र की शिक्षा की जो दिशा हो वो एक तरफ हो, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है, यानी कि सभी शैक्षिक पहलुओं कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के साथ ही ये केंद्र और राज्य के बीच चलने वाले शिक्षा के संबंध में प्रयासों के बीच तालमेल बैठाएगा, ठीक है। तो नेकी हमने देखा क्या है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इस आयोग की है, जिसको कैबिनेट ने कल अप्रूव किया, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रेज किया था, उन्होंने भी रिक्वेस्ट यही की थी। आयोग ने कहा है कि जो शिक्षा पर की जाने वाले व्यय, ये गलत है भैया मत देखिए, गलत है, ये व्यय है, को GDP का 6% करने की सिफारिश है। अभी 1.7 या 1.6% के आसपास ही GDP का शिक्षा पर खर्च किया जाता है। ये देखिए बहुत बड़ी उछाल है, 6% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है GDP। हमारे GDP का आकार आपको पता ही है 2.9 ट्रिलियन है, तो ट्रिलियन का 6% आप सोचिए कितना होगा। तो GDP का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, तब जा कर के पूरी दिशा बदलेगी शिक्षा की। ये रिकमेंड किया गया, जिसको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। ये भी कहा गया इस आयोग में कि जो उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्लोबल इनरोलमेंट रेशियो, GER इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्लोबल इनरोलमेंट रेशियो होता है, वो 2025 तक कितना करना है, 50% तक करने का लक्ष्य है। अभी पता है आपको कि ये लगभग 25% के आसपास ही है, जिसमें से SC ST या जो दलित वर्ग है, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ, उसकी स्थिति और दयनीय है, और उस समाज में भी स्त्रियों की स्थिति और ख़राब है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबल इनरोलमेंट रेशियो को 2025 तक 50% करने का भी इसमें जिक्र किया गया है। अब देखिए इतना तो हो गया आयोग की रिकमेंडेशंस, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग में जब इसको अप्रूव किया गया, तो इसमें कुछ नई चीज़ें निकल के सामने आई, जिसको शायद किसी ने सुझाव दिया होगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया गया है। इसमें सबसे पहला तो जान लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पूरे शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है, उसके नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय करने पर विचार किया जाएगा। और एक और चीज़ है कि नेशनल वोकेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन किया जाएगा। मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस जो कल कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें दिखता है कि बच्चे को काम करने की कला सिखाई जानी चाहिए, ताकि वह बड़ा हो तो बेरोजगार न रहे।
इसलिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी का नाम होगा NCIVE, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि किस किस व्यावसायिक शिक्षा की ज़रूरत है बच्चों को, और उसका समय समय पे अनुपालन किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट था। और तीसरा देखिए, सबसे क्रांतिकारी कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से ही देने पर विचार किया जाएगा। मतलब अभी तक कक्षा 6 तक हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल जो टीचिंग होती थी स्कूल से संबंधित वही देती, लेकिन गवर्नमेंट ने अब फोकस चेंज किया है, क्योंकि 21वीं सदी में आने वाले समय में रोजगार को बढ़ाना जरूरी है, संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, और व्यावसायिक शिक्षा बहुत हैवी नहीं दी जाएगी। इसमें मान लीजिए कोई बच्चा कारपेंटरी में अगर एक्सपर्ट है तो उसको कारपेंटरी की दिशा में एजुकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रिक क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसको इलेक्ट्रिक की शिक्षा दी जाएगी। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को देने पर फोकस कक्षा 6 से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और ध्यान देना, कक्षा 6 से ही कोडिंग की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। कोडिंग मतलब पता है आपको, सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं अभी जो आपके सामने आ रहा है, आप अंगुली टच करते हैं वो चीज़ खुल के सामने आ जाती है, ये सारी कहीं ना कहीं कोडिंग की जाती हैं। कोडिंग कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, या गूगल भी कोडिंग करता है। तो कोडिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और डिवाइस और यूजर्स के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप यूट्यूब पे कुछ भी डालते हैं तो आपके मनपसंद चीज़ें खुल के सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सॉफ्टवेयर से चलती हैं और सॉफ्टवेयर का कोडिंग किया जाता है। तो कोडिंग आपको पता ही है कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वैसे भी इंडिया आईटी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें पूरे विश्व में इसकी धाक है। तो उसको और मजबूत करने के लिए बच्चों को अब कक्षा 6 से ही कोडिंग की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई है। यानी बच्चे कक्षा क्लास 6 से ही ये देखेंगे कि कोडिंग क्या होती है, इस कोडिंग के लाभ क्या होते हैं। इस सारी चीज़ें व्यवस्था कक्षा 6 से ही कर दी गई हैं कल के कैबिनेट अप्रूवल में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो नया रिकमेंड किया गया है विश्वविद्यालयों में अभी से, ठीक है, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करने की बात की गई है। ठीक है, ये होगा वर्ष में 2 बार। जैसे आप नेट का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार दे रहे हैं, उसी तरीके से नेट का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी मात्र है। उसी तरीके से कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो किया जाएगा वो NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, और ये क्या होगा, वर्ष में 2 छमाही होगा, मतलब 2 बार होगा वर्ष में। ठीक है, और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंट्रेंस के लिए, उसमें दाखिले के लिए ये NTA एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। यानी कि जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेगा वो यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके तरह तरह के अभी प्रावधान आने बाकी हैं। जब ये एक्ट पास होगा तब समझ में आएगा कि NTA किस किस तरीके के एग्ज़ाम, और जैसे मान लीजिए कि टेक्निकल एग्ज़ाम है, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं, इनके कैसे कैसे इंट्रेंस लेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ओवरऑल जानिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करे जो वर्ष में 2 बार होगी, और उसी एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने के बाद बच्चा किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पात्र होगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू हमने देखा। लास्ट में एक और दिया गया है कि कक्षा 1 में दाखिला लेने से पहले, यानी जिसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाएगा, 5 साल के बच्चों को बाल वाटिका एक वो बनाया जाएगा, संस्था क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा। बाल वाटिका क्या होगा, आंगनबाड़ी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलता है, ICDS प्रोग्राम आपको पता है, ये काफ़ी फेमस है, 1975 में शुरू किया गया था। इसमें बच्चों के केयर पे ध्यान दिया जाता है, उससे इसको जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे के पोषण और उसके मस्तिष्क का ठीक ठाक से ध्यान रखा जा सके। ठीक, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स है BEd वालों के लिए, ध्यान दें कि शिक्षक के शिक्षण के लिए, यानी शिक्षकों के शिक्षण के लिए एक नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन बनाया जाएगा। एक कैरिकुलम, ये कैरिकुलम है, आपको ध्यान देना है, कैरिकुलम मतलब कार्यक्रम टाइप का है, ये बनाया जाएगा कैरिकुलम। ठीक है, किसके लिए, टीचर्स के लिए, नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE इसको कहा गया है। NCFTE का गठन किया जाएगा और इसका निर्माण NCTE आपको पता है, NCTE ये क्या करता है, BEd या शिक्षण प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो NCTE व NCERT के साथ मिलकर ये दोनों संस्थाएं ये कैरिकुलम का निर्माण करेंगी। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, इसका निर्माण NCTE और NCERT साथ में मिल करके इसका निर्माण करेंगी।
तो ये योजना बनाएंगे कि शिक्षकों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। ये सारी रिकमेंडेशंस इस सर्कुलर के माध्यम से आएंगी, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल ये जाने कि NCFTE का गठन किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा, जो NCTE और NCERT के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, शिक्षक बनना थोड़ा टेढ़ा काम हो गया है। अब BA MA करके मात्र जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए समस्या क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में, लेकिन अभी समय है उसके लिए संभल जाएं, क्योंकि इसमें कहा गया है शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता है उसको क्या कर दिया गया है, 4 साल का एकीकृत B.Ed प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे अभी आपने देखे होंगे कि 5 ईयर LLB प्लान होता है जिसमें BA ग्रेजुएशन और LLB दोनों की डिग्री एक साथ दी जाती है। उसी तरह से एक B.Ed का प्रोग्राम होगा जिसमें BA B.Ed एक साथ दिया जाएगा और ये इंटीग्रेटेड होगा। टोटल इसका जो ईयर होगा वो 4 साल का होगा। इसको B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहा गया, लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में अभी समय है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसको 2030 तक लागू किया जाएगा, यानी कि शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता होगी इसके नीचे कोई योग्यता मान्य नहीं होगी, वो होगी 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसमें रिकमेंडेशंस थोड़ी और आपको पढ़नी होगी। तो कस्तूरी रंगन में ये भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने BA कर लिया है तो उसके लिए B.Ed को 2 ही साल रखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने PG कर लिया तो उसके लिए 1 साल ही रखा जाएगा B.Ed। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बिल आने के बाद पता चलेगा कि क्या इसको गवर्नमेंट ने माना कि नहीं, लेकिन ये कहा है कि शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता होगी 4 साल एकीकृत B.Ed प्रोग्राम होगा। और इतना ही नहीं, शिक्षक बनने के लिए विभिन्न चरणों से आपको परीक्षाओं से गुजरना होगा। जैसे अभी क्या है कि एग्जाम दे के अब निकल जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट या एजुकेशन संस्थानों में जा करके आपको हो सकता है टीचिंग डेमो भी देना पड़े। इस तरह की चीज़ें अभी जब एक्ट पूरा इनैक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया कि अभी देखिए कि जितने देखिए सब सारे संस्थान B.Ed करा रही हैं, सबके संस्थानों में B.Ed की डिग्री दी जाती है। तो उसमें एक व्यापक परिवर्तन किया गया। कहा गया है कि जो शिक्षक शिक्षण मानक को निर्धारित किया गया है, यानी कि टीचर्स एजुकेशंस के जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा या किसी भी संस्थान द्वारा ऐसी शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब अभी जो कुकुरमुत्तों की तरह हर जगह B.Ed डिग्री B.Ed विश्वविद्यालय स्थापित हैं, वो स्थिति बदल सकती है, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उसकी योग्यता मान्यता सारा रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ये हम देखे हैं पूरा एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर कुछ चीज़ डाउट रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालें, उसका रिप्लाई हम करेंगे आपको। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।